नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक कुमार देशमुख हाई स्कूल प्रकाशपुर से। और आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ प्रोटीन संश्लेषण हम पढ़ेंगे। तो प्रोटीन संश्लेषण, प्रोटीन जो है हमारे शरीर का एक आवश्यक रासायनिक पदार्थ है। और ये जो प्रोटीन है ये हमको दूसरे जीवों से या पेड़ पौधों से मिलता है, लेकिन हमारे शरीर की जो आवश्यक प्रोटीन है उसका संश्लेषण हमारे शरीर में ही होता है। सभी जीवों के अंदर प्रोटीन का संश्लेषण होता है। तो पहले तो हम ये जानेंगे प्रोटीन संश्लेषण में कि प्रोटीन क्या है, प्रोटीन है क्या चीज। दूसरा चीज, प्रोटीन का संश्लेषण हमारे शरीर में कहाँ पर होता है, सभी जीवों के शरीर में। और प्रोटीन संश्लेषण कैसे होता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं प्रोटीन क्या है। प्रोटीन जो है वो अमीनो अम्लों का बहुलक है। अमीनो अम्ल जो एक रासायनिक यौगिक है, जैसे हमने ये बनाया अमीनो अम्ल, ये है एक अमीनो अम्ल। इसके एक साइड होता है COOH समूह और एक साइड होता है NH2 समूह। ये एक अमीनो अम्ल है। ऐसे ऐसे बहुत सारे अमीनो अम्ल जब आपस में जुड़ते हैं, ये जब आपस, जैसे ये एक अमीनो अम्ल है, एक अमीनो अम्ल मैंने और बना दिया, ये देखिए एक अमीनो अम्ल, ये दूसरा अमीनो अम्ल, ये तीसरा अमीनो अम्ल, इसको AA3 बोल देता हूं, 2 और 1। ये आपस में पेप्टाइड बंध के द्वारा जुड़ते हैं। एक साइड NH2 समूह और इसका COH समूह आपस में जुड़ता है, उसे कहते हैं पेप्टाइड बंध। और इस प्रकार एक पॉलीपेप्टाइड चेन का निर्माण होता है। और अमीनो अम्लों के इसी पॉलीपेप्टाइड चेन को हम क्या कहते हैं, प्रोटीन कहते हैं। अर्थात हमारे शरीर में अमीनो अम्ल आवश्यक है प्रोटीन के निर्माण के लिए। हमारे शरीर में यदि प्रोटीन का निर्माण होना है तो उसके लिए अमीनो अम्ल आवश्यक है। तो यदि हमारे शरीर में अमीनो अम्ल है तो हम अपने प्रोटीन का निर्माण कर सकते हैं और उस प्रोटीन से हम एंजाइम्स, हार्मोन्स वगैरह बना सकते हैं। तो अब हम देखते हैं प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है। हमारे शरीर में प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है, अर्थात वो कौन सी जगह है जहां पर हम अमीनो अम्लों को आपस में जोड़कर पॉलीपेप्टाइड चेन का निर्माण कर देते हैं और प्रोटीन का निर्माण कर देते हैं। ठीक है, तो हमने पहले भी पूर्व कक्षाओं में पढ़ा है कि राइबोसोम को प्रोटीन का फैक्ट्री कहते हैं। राइबोसोम क्या है, कोशिका के अंदर पाया जाने वाला एक कोशिकांग है। कोशिका, यदि मैं ये कोशिका बनाता हूँ, ये देखो ये एक कोशिका बना रहा है जनरल का, इसमें क्या है, एक केंद्रक है। केंद्रक के अंदर क्या है, DNA का जाल है और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। और ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसके ऊपर छोटे छोटे कण पाए जाते हैं जिसको हम कहते हैं राइबोसोम। ये कणिकामय एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। एक जो एंडोप्लाज्मिक दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है स्मूथ वॉल वाली, मतलब चिकनी भित्ति वाली, और ये दानेदार एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, अर्थात इसके ऊपर राइबोसोम पाए जाते हैं। तो ये जो राइबोसोम है इसी के अंदर प्रोटीन का संश्लेषण होता है। और इसके लिए जो अमीनो अम्ल है वो हमारे इस कोशिका के साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं। ये देखो, ये अमीनो अम्ल 1 है, ये अमीनो अम्ल 2 है, ठीक है, ये अमीनो अम्ल 3 है। बहुत सारे अमीनो अम्ल कहाँ से आए, अमीनो अम्ल कोशिका के अंदर अमीनो अम्ल कहाँ से आए, जो हमने प्रोटीन खाया था। हमने किसी न किसी पौधे के रूप में, या पौधों से दाल में प्रोटीन होता है, मछलियों में प्रोटीन होता है, अंडों में प्रोटीन होता है, जो हमने खाया, जो प्रोटीन का पाचन हुआ, पेट में पाचन हुआ, तो वो किस में टूट गया, अमीनो अम्ल में टूट गया। ये अमीनो अम्ल रक्त की सहायता से कहाँ पहुंच गए, हमारी कोशिकाओं में पहुंच गए। क्यों पहुंचे हैं, क्योंकि इससे हम अपना प्रोटीन बनाएंगे। इन्हीं अमीनो अम्लों से अब हम क्या करेंगे, अपने प्रोटीन का संश्लेषण करेंगे। ठीक है, तो ये संश्लेषण कहाँ होगा, राइबोसोम में होगा। यदि हम राइबोसोम की संरचना देखें तो यूकेरियोटिक में जो राइबोसोम पाया जाता है वो 70S प्रकार का राइबोसोम होता है। 70S राइबोसोम होता है जिसके 2 यूनिट होते हैं। एक जो छोटा यूनिट होता है वो 30S प्रकार का होता है और बड़ा यूनिट जो होता है वो 50S प्रकार का होता है। ये देखिए, ये राइबोसोम को मैंने बड़ा कर दिया है। ठीक है, इसी राइबोसोम के अंदर ये अमीनो अम्ल आएंगे और ये राइबोसोम किस में बदल देगा, उसको प्रोटीन में बदल देगा। लेकिन इसको प्रोटीन में बदलने के लिए
प्रोटीन संश्लेषण इतनी साधारण प्रक्रिया नहीं है, बहुत जटिल प्रक्रिया है। सबसे पहले इस प्रोटीन संश्लेषण के लिए अमीनो अम्ल को लाने के लिए हमको चाहिए सबसे पहले ये डीएनए। मतलब डीएनए के अंदर जो आनुवांशिक कोड है, हमारे शरीर में कौन सी प्रोटीन का संश्लेषण होना है, इसका आनुवांशिक कोड कहां पर है? इस डीएनए के अंदर। ये जो डीएनए है, हम यदि डीएनए की संरचना देखें वाटसन और क्रिक मॉडल में, तो डीएनए द्विकुंडित संरचना है और डीएनए में एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन का ऐसा क्रम होता है जो आपस में हाइड्रोजन बंध के द्वारा जुड़े रहते हैं। ये आपने देखा होगा। ये जो एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन, इसका जो क्रम है यही हमारे गुण होते हैं। हमारे अंदर जो भी गुण है वो इन्हीं क्रम के कारण है। जैसे AACCT मान लो काले रंग का क्रम का गुण है, यदि वो क्रम किसी मनुष्य के डीएनए में है तो मनुष्य क्या होगा? काला होगा। तो ये सारे गुण हमारे किसके अंदर है? डीएनए के हैं। मतलब प्रोटीन संश्लेषण का भी गुण कहां पर है? डीएनए में है। तो डीएनए का एक छोटा सा एरिया, ये छोटा सा भाग जहां पे प्रोटीन संश्लेषण का कोड है। इस कोशिका में कौन से प्रोटीन का संश्लेषण होना है वो कोड कहां पर है? डीएनए के अंदर है। डीएनए में जो वो क्रम है उसी क्रम के अनुसार ही इस राइबोसोम में प्रोटीन का संश्लेषण होगा। तो उस क्रम को हमको कहां लाना पड़ेगा? पहले तो इस राइबोसोम के पास लाना पड़ेगा, तभी तो उसी के अनुसार अमीनो अम्ल आकर जुड़ेंगे और प्रोटीन का संश्लेषण होगा। तो ये जो क्रम है, आनुवांशिक क्रम, उसको यहां तक लाने का काम जो करता है उसका नाम है संदेशवाहक आरएनए। संदेशवाहक आरएनए जिसे हम कहते हैं मैसेंजर आरएनए। ये जो मैसेंजर आरएनए है, इस आनुवांशिक कोड को कोडित करके उस संदेश को लेकर पहले कहां पर आएगा? वो राइबोसोम के पास आएगा। वो संदेश लेकर आया वहां से कि हम हमारे में कौन सी प्रोटीन बनना है। उसके लिए वो संदेश कौन लेकर आया? संदेशवाहक आरएनए। और ये जो संदेशवाहक आरएनए यहाँ के कोड की कॉपी, यहाँ के कोड की फोटोकॉपी लेकर वो कहां तक आता है? इस राइबोसोम के पास। इस क्रिया को कहते हैं, इस क्रिया को कहा जाता है ट्रांसक्रिप्शन या कहते हैं अनुलेखन। अनुलेखन क्या है? मैसेंजर आरएनए का बनना। इस केंद्रक के अंदर डीएनए से संदेशवाहक आरएनए का बनना। ये संदेशवाहक आरएनए बन गया। अभी संदेशवाहक आरएनए कहाँ आ रहा है? ये आ गया कहां पर? राइबोसोम के पास। वहां से संदेश लेकर आया कि इसमें कौन सी प्रोटीन बनना है, कौन कौन सा अमीनो अम्ल चाहिए। वो पूरा संदेश कहां पर है? इस डीएनए के पास है। एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन के क्रम के अनुसार ही वो संदेश लेकर यहां पर आया। इसको बोलते हैं अनुलेखन या ट्रांसक्रिप्शन। और ये पहला भाग है प्रोटीन संश्लेषण का। दूसरा भाग है ट्रांसलेशन या अनुवादन। प्रोटीन संश्लेषण के दूसरे भाग में क्या होता है? अनुवादन। मतलब ये जो संदेश मैसेंजर आरएनए लेकर आया है, यहाँ पर मैसेंजर आरएनए जो राइबोसोम में संदेश लेकर आया है, उस संदेश का अनुवाद होगा किस भाषा में? प्रोटीन की भाषा में। प्रोटीन की भाषा में इसका अनुवाद होगा। कैसे अनुवाद होगा? ये जो एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन का क्रम है इस मैसेंजर आरएनए में, इसी क्रम के अनुसार यहाँ पे अमीनो अम्ल आकर जुड़ेंगे और इन अमीनो अम्लों को यहाँ तक लाने का काम, ये जो जीव द्रव्य है, ये कोशिका का जीव द्रव्य है, इसमें अमीनो अम्ल क्या है? सभी तरफ फैले हुए हैं। और इस जीव द्रव्य से अमीनो अम्लों को लाने का काम जो करता है वो करता है ट्रांसफर आरएनए। ये देखिए मैं ट्रांसफर आरएनए बना रहा हूँ। ट्रांसफर आरएनए की संरचना कुछ इस प्रकार होती है। इसके 5 भुजाएं होती हैं। लीफ क्लोवर मॉडल आपने देखा होगा ट्रांसफर आरएनए का। ये है ट्रांसफर आरएनए, ये इसका एंटीकोडॉन साइट है और इसी साइट पर क्या होता है, ये जाकर मैसेंजर आरएनए से चिपकता है। इसमें अमीनो अम्ल जुड़े होते हैं।
ट्रांसफर आरएनए क्या करता है, पूरी कोशिकाओं में घूम घूम कर वो अमीनो अम्लों को खोजता है। जैसे ये एक ट्रांसफर आरएनए है, इसमें एक अमीनो अम्ल A1 जुड़ गया, एक भुजा से जुड़ गया। अब इसको लेके कहा जाएगा, वो मैसेंजर आरएनए के पास लेके जाएगा, और मैसेंजर आरएनए इसके बाद फिर दूसरा ट्रांसफर आरएनए AA2 को लेकर आएगा, और जब AA1 AA2 पास में आएंगे तो उनके बीच पॉलीपेप्टाइड बंध का निर्माण होगा। पेप्टाइड बंध का एक पॉलीपेप्टाइड चेन यहाँ पर बनेगी, जिसको हम प्रोटीन कहते हैं। तो इस पूरी प्रक्रिया को और डिटेल में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं अनुलेखन संश्लेषण का पहला पार्ट है अनुलेखन। हाँ, तो प्रोटीन संश्लेषण का पहला भाग है अनुलेखन, ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, मैसेंजर आरएनए का निर्माण, संदेशवाहक आरएनए का निर्माण कहाँ पर होता है, ये कोशिका के केंद्रक के अंदर। ये मैंने कोशिका का एक केंद्रक बनाया है, इसके अंदर ये डीएनए है। इस डीएनए में जो अनुवांशिक कोड है, उन अनुवांशिक कोड के आधार पर एक संदेशवाहक आरएनए का निर्माण होता है। इस क्रिया को कहते हैं अनुलेखन। ठीक है, जैसे कि इसमें एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन, साइटोसिन का क्रम है, वैसे ही इसमें एक क्रम बनेगा, एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन, साइटोसिन। इसमें थायमिन की जगह यूरेसिल होता है, आरएनए में थायमिन की जगह यूरेसिल होता है। एडेनिन, ग्वानिन, यूरेसिल और साइटोसिन। ठीक है, तो ठीक है, एडेनिन की जगह वहां पे क्या बन जाएगा, थायमिन की जगह यूरेसिल बन जाएगा। जैसे AACCUG, मतलब एडेनिन, एडेनिन, साइटोसिन, साइटोसिन, यूरेसिल और गुआनिन। ये कहाँ से आया ये कोड, इसका एंटीकोडान है। ये जो डीएनए है, इसका एंटीकोडान के रूप में ये संदेशवाहक आरएनए बना। अब इस संदेश को लेकर वो कहा जाएगा, राइबोसोम में जाएगा। तो ये जो आरएनए का बनना है, उसे हम कहते हैं मैसेंजर आरएनए का बनना, ये कहता है अनुलेखन। तो अनुलेखन की जो प्रक्रिया है, उसमें सबसे पहला है राइबोन्यूक्लियोटाइड का सक्रियकरण। ये जो केंद्रक है, इसमें बहुत सारे राइबोन्यूक्लियोटाइड हैं। कौन कौन से, एडेनिन, ग्वानिन और यूरेसिल और थायमिन, एडेनिन, ग्वानिन, यूरेसिल और साइटोसिन, क्योंकि इसी से मैसेंजर आरएनए का बनना है। तो सबसे पहले ये क्या होंगे, सक्रिय होंगे। सक्रिय होंगे जैसे कि सबसे पहला है एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। ये निष्क्रिय अवस्था है। ये निष्क्रिय अवस्था में कहां पर है, केंद्रक के केंद्रकीय द्रव में है। एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट जो एडिनिन है, ये क्या होगा, ये सक्रिय होगा और क्या बना लेगा, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एटीपी। ठीक है, ये किसकी उपस्थिति में होगा, ये पीपीआई की उपस्थिति में होगा। फिर उसके बाद एडिनोसिन इसी प्रकार क्या है, एडिनोसिन के बाद यूरिडीन, जो यूरेसिल का क्या है, यूरिडीन मोनोफॉस्फेट। ये किससे बदलेगा, यूरिडीन ट्राइफॉस्फेट में, ये भी यूरिडीन ट्राइफॉस्फेट। उसके बाद तीसरा कौन है, गुआनिन। तो गुआनिन का क्या होगा, गुआनोसिन, गुआनोसिन मोनोफॉस्फेट। ये किससे बदलेगा, गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट में। और सिटिडीन, साइटोसिन क्या है, सिटिडीन, सिटिडीन मोनोफॉस्फेट किससे बदलेगा, सिटिडीन ट्राइफॉस्फेट। इस प्रकार जो हमारे राइबोन्यूक्लियोटाइड है, वो क्या हो गए, एक्टिव हो गए, सक्रिय हो गए। तो पहला काम था राइबोन्यूक्लियोटाइड का सक्रियकरण। अब दूसरा, इसका दूसरा भाग है टेम्पलेट डीएनए का निर्माण। सारे राइबोन्यूक्लियोटाइड पहले सबसे पहले सक्रिय हुए, अब इस डीएनए से एक टेम्पलेट डीएनए का निर्माण होगा।
टेम्पलेट डीएनए क्या होता है? ये जो डीएनए का जो डबल हेलिक्स है वो आप खुलेगा एक जगह से। जिस जगह पे मैसेंजर आरएनए का निर्माण होना है, जिस स्थान पे संदेशवाहक आरएनए का निर्माण होना है, उस जगह के डीएनए जो होते हैं उसके दोनों सूत्र आपस में खुल जाते हैं, जिसे हम उसके एक सूत्र को जिससे आरएनए का निर्माण होगा उसको टेम्पलेट डीएनए कहते हैं। टेम्पलेट डीएनए का निर्माण। तो दूसरा भाग है, दूसरी प्रक्रिया अनुलेखन का सबसे पहला होगा राइबोन्यूक्लियोटाइड का सक्रियकरण, दूसरा है टेम्पलेट डीएनए का निर्माण। टेम्पलेट डीएनए का निर्माण। ये देखिए, ये डीएनए है, इसका एक एरिया जो है वो खुल गया। ये देखो, एक खुल गया। ये सब एडेनिन ग्वानिन थायमिन एसोसिएशन है। बीच से एक जगह पे क्या हो गया? खुल गया। और ये उसके बीच जो बंद थे हाइड्रोजन बंद, एडेनिन ग्वानिन थायमिन साइटोसिन के बीच जो बंद थे हाइड्रोजन बंद, वो टूट गए और ये एक दूसरे से बिल्कुल अलग हो गया। ये दो सूत्र हमको प्राप्त हुए। इसमें से एक सूत्र को हम, जिससे मैसेंजर आरएनए का निर्माण होता है, उसे हम कहते हैं टेम्पलेट डीएनए। किसे टेम्पलेट डीएनए कहेंगे? जिससे संदेशवाहक आरएनए का निर्माण होगा। किससे निर्माण होगा? जो इसका 3 days 5 days जो एंड है, ये वाला सूत्र। एक जो सूत्र है वो 5 days 3 days होता है। एक सूत्र 5 days 3 days है और दूसरा सूत्र जो है वो 3 days 5 days है। तो इसमें से जो 3 days 5 days जो एंड है वो टेम्पलेट डीएनए है, क्योंकि इसी से 5 days 3 days मैसेंजर आरएनए का निर्माण होगा। मैसेंजर आरएनए का निर्माण हमेशा 5 days से 3 days की ओर होता है। और वो किससे बनता है? 3 days 5 days टेम्पलेट डीएनए से उसका निर्माण होता है। तो इसको जो खोलने का काम है वो करता है टोपो आइसोमरेज तथा हेलिकेज नाम का एंजाइम। दो एंजाइम है, टोपो आइसोमरेज, ये पहला एंजाइम है, और दूसरा है हेलिकेज। ये दो एंजाइम हैं जो क्या करते हैं? डीएनए के दोनों सूत्र के बीच जो हाइड्रोजन बंध होता है उसको तोड़ते हैं और तोड़ के उसको अलग करते हैं। ठीक है। अब दूसरा है आरएनए पॉलीमरेज की सहायता से एमआरएनए का निर्माण। दूसरा आरएनए, ये तीसरा है आरएनए पॉलीमरेज। ये एक प्रकार का एंजाइम है जिसकी सहायता से एमआरएनए का निर्माण। ठीक है। एमआरएनए का निर्माण का होना है, इस डीएनए से होना है जो केंद्रक के अंदर है। और इसके एमआरएनए के निर्माण में जो सबसे महत्वपूर्ण जो एंजाइम है उसका नाम है आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज जो एंजाइम है उसको आप अपनी बुक में 2 बार इसका नाम सुनेंगे, एक डीएनए पॉलीमरेज, एक आरएनए पॉलीमरेज। जब हमने डीएनए का वो देखा था, डीएनए का डुप्लीकेशन, डीएनए का द्विगुणन, उस समय डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम की सहायता से होता है। लेकिन आरएनए का जो निर्माण है, प्रोटीन संश्लेषण में जो आरएनए का निर्माण है वो आरएनए पॉलीमरेज की सहायता से होता है। ठीक है। तो ये जो आरएनए पॉलीमरेज जो एंजाइम है वो अब आरएनए का निर्माण करेगा। आरएनए का निर्माण देखो, डीएनए जो है वो अलग अलग हो गया। ये जो डीएनए है इस पे देखो साइटोसिन साइटोसिन थायमिन थायमिन, फिर साइटोसिन साइटोसिन साइटोसिन, एडेनिन एडेनिन, साइटोसिन साइटोसिन, टीटीए। इसका जो अपोजिट साइट है जिससे ये बंध बनाया था, एडेनिन हमेशा किससे बनाता है? बंध थायमिन से। और साइटोसिन हमेशा किससे बंध बनाते हैं? गुआनोसिन से। ठीक है। तो एडेनिन साइटोसिन के अपोजिट क्या है? ये देखो गुआनोसिन, और थायमिन के अपोजिट एडेनिन, और साइटोसिन के अपोजिट गुआनोसिन, और थायमिन एडेनिन के अपोजिट थायमिन, और साइटोसिन के अपोजिट गुआनिन। इस प्रकार जिसके जस्ट अपोजिट
दूसरा स्ट्रैंड होता है। तो ये स्ट्रैंड खुल गया। अब इसके अपोजिट जो होगा वो मैसेंजर आरएनए का निर्माण होगा। इसके जैसा एक सूत्र बनेगा जो हम उसको क्या बोलेंगे, मैसेंजर आरएनए या संदेशवाहक आरएनए बनेगा। ये देखो ये मैसेंजर आरएनए यहाँ बनेगा। और ये जो साइटोसिन है तो साइटोसिन के अपोजिट क्या बनेगा, यहाँ पे जी जुड़ेगा इससे, ये मैसेंजर आरएनए। फिर थायमिन के साथ थायमिन है तो यहाँ पे कौन जुड़ेगा, थायमिन है तो एडिनिन जुड़ेगा। और साइटोसिन है तो फिर गुआनिन। फिर एडिनिन जहाँ पे होगा वहाँ पे क्या जुड़ेगा, यूरेसिल। क्योंकि मैसेंजर आरएनए में थायमिन की जगह जो नाइट्रोजनस क्षार पाया जाता है वो कौन है, यूरेसिल। तो यहाँ पे सिर्फ यही अंतर है आरएनए और डीएनए में कि डीएनए में थायमिन पाया जाता है और आरएनए में क्या पाया जाता है, यूरेसिल पाया जाता है। तो जहां जहां पे हम थायमिन जोड़ेंगे उसकी जगह पे क्या जुड़ेगा, यूरेसिल जुड़ेगा। तो ये सब जोड़ने का काम कौन करेगा, मैसेंजर आरएनए का निर्माण कौन करेगा, आरएनए पॉलीमरेज। तो आरएनए पॉलीमरेज कैसा है, आरएनए जो पॉलीमरेज एंजाइम है, मैं आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम बना रहा हूं यहाँ पे। आरएनए पॉलीमरेज जो एंजाइम है वो 2 फैक्टर से मिलकर बना होता है। आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है वो 2 फैक्टर से मिलकर बना होता है। एक होता है कोर एंजाइम और दूसरा होता है सिग्मा फैक्टर। आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम के 2 भाग होते हैं, ये होता है कोर एंजाइम और ये छोटा वाला भाग होता है ये सिग्मा फैक्टर। तो आपस में अलग अलग होते हैं। जब ये आपस में जुड़ते हैं तब ये होलो एंजाइम का निर्माण होता है, मतलब आरएनए पॉलीमरेज का निर्माण होता है और उसी समय ये अपना काम करना शुरू करता है। तो सबसे पहले इससे आगे कौन जुड़ेगा, ये कोर एंजाइम जुड़ा, अभी सिग्मा फैक्टर नहीं जुड़ा है। इसके जस्ट पश्चात इसके पीछे पीछे कौन आएगा, सिग्मा फैक्टर। ये देखो इसके पीछे आ गया सिग्मा फैक्टर। अब जैसे ही सिग्मा फैक्टर जुड़ेगा ये जो आरएनए पॉलीमरेज है ये अपना काम करना शुरू कर देगा, मतलब संदेशवाहक आरएनए का निर्माण शुरू कर देगा। जैसे ये सिग्मा फैक्टर से जुड़ा, ये कोर एंजाइम है, कोर एंजाइम, और ये है सिग्मा फैक्टर, ठीक है। और ये दोनों मिलकर क्या बना लिए, आरएनए पॉलीमरेज। अब ये पॉलीमरेज क्या करेगा, यहाँ पे आरएनए का निर्माण शुरू कर देगा। जैसे सबसे पहले यहाँ पे सी है, साइटोसिन है, तो वो किसको जोड़ देगा, गुआनोसिन को जोड़ देगा। फिर उसके बाद फिर सी है तो फिर एक गुआनोसिन जोड़ दिया, ठीक है। फिर ये आगे बढ़ने लगा, ये जो सिग्मा फैक्टर है ये आगे बढ़ेगा और मैसेंजर आरएनए की लंबाई बढ़ती जाएगी, ठीक है। जी जो इधर जी है, फिर ए थायमिन है तो क्या जुड़ेगा उससे, एडिनोसिन जुड़ेगा, एडिनिन। फिर उसके बाद थायमिन के बाद साइटोसिन है तो फिर से गुआनोसिन जुड़ेगा, 3 गुआनोसिन। फिर उसके बाद एडिनिन है तो एडिनिन से कौन जुड़ेगा, थायमिन नहीं है इसमें, तो थायमिन की जगह क्या जुड़ जाएगा, यूरेसिल, क्योंकि मैसेंजर आरएनए है। फिर उसके बाद साइटोसिन है तो साइटोसिन मतलब फिर गुआनोसिन। इस प्रकार ये आगे खसकते जाएगा और ये मैसेंजर आरएनए की लंबाई बढ़ती जाएगी, एक निश्चित लंबाई तक बढ़ेगी। इतना ही एरिया है जहां पर मैसेंजर आरएनए का निर्माण होना है। इसके 3 साइट होते हैं, इसको मैं आगे वीडियो में बताऊंगा। तो एक होता है प्रमोटर रीजन, ये शुरू जहां पे होगा प्रमोटर रीजन, फिर जहां तक निर्माण होगा वो स्ट्रक्चरल रीजन, और उसके बाद है टर्मिनेशन रीजन, ठीक है। तो टर्मिनेशन रीजन में जाते ही ये आगे बढ़ते बढ़ते ये खत्म हो जाता है। खत्म होने के लिए मैसेंजर आरएनए की जब पर्याप्त लंबाई हो जाती है तो खत्म होने के लिए इन दोनों एंजाइम को, ये जो सिग्मा फैक्टर और कोर एंजाइम है, इसको अलग होना जरूरी है। और अलग करने का काम जो करता है वो एक और फैक्टर है जिसे हम कहते हैं रो फैक्टर। ये जो रो फैक्टर है ये आके जुड़ जाता है और जैसे ये आरएनए पॉलीमरेज से आकर जुड़ता है रो फैक्टर, ये सिग्मा फैक्टर और कोर एंजाइम एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, मतलब संदेशवाहक आरएनए जो है वो भी डीएनए से
अलग हो जाता है, इस एंजाइम से अलग हो जाता है और इस प्रकार संदेशवाहक आरएनए का निर्माण हो जाता है। ये जो संदेशवाहक आरएनए है इसका निर्माण कहाँ पर हुआ है? केंद्रक के अंदर। ये केंद्रक है, ये डीएनए है, ये हमारा एंजाइम था कौन? आरएनए पॉलीमरेज, और ये यहाँ पे हुआ इस आरएनए का निर्माण, संदेशवाहक आरएनए का निर्माण। और जैसे ही रो फैक्टर यहाँ पे आया, आरएनए जो है वो इससे अलग हो गया, और अलग होने के बाद अब ये क्या करता है, ये जो इसमें जो न्यूक्लियस छिद्र पाए जाते हैं, केंद्रकीय छिद्र, उस छिद्र से होकर ये जो आरएनए है, ये आरएनए केंद्रक से बाहर निकल जाता है। केंद्रक से बाहर कहां पर आ गया? ये जीवद्रव्य में आ गया। ये मान लीजिए पूरी एक कोशिका है ब्लैक बोर्ड, तो ये जीवद्रव्य है, जीवद्रव्य में मैसेंजर आरएनए आ गया, अनुलेखन की क्रिया खत्म हो गई। अब हम पढ़ेंगे अनुवादन, ठीक है? तो इसके पश्चात हम अनुवादन देखेंगे।